Hello everyone, this is Survi Bhatia and I welcome you to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस आए हैं जो आपके क्लैट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऑल्दो अक्टूबर तक मोस्ट रेलिवेंट रहते हैं, बट अगर आप देखो तो नवंबर 1 टू नवंबर 15 के बीच सुप्रीम कोर्ट के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए, जहां पर बहुत सारे पुराने मामले जो डिस्प्यूटेड थे फॉर ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स, उन्हें यहाँ पर सेटल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उन्हीं मैटर्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस जो अलीगढ़ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एस्पेक्ट में जो भी पॉइंट्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्या यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ही माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया या सिर्फ पॉइंट्स दिए, इस चीज को समझेंगे। देन जो बुलडोजर जस्टिस से रिलेटेड कंट्रोवर्सी थी, उसके लिए जो पैन इंडिया गाइडलाइंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इशू करनी थी वो फाइनली यहाँ पर उन्होंने इशू कर दी हैं। सो क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बिफोर डिमोलिशमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये सब पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देन आर्टिकल 31 सी का पूरा टाइमलाइन, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि 31 सी एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से डेवलप हुआ और क्या करंट कंट्रोवर्सी थी, उसको समझते हुए ये देखेंगे कि आर्टिकल 31 सी में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट यहाँ पर प्राइवेट रिसोर्सेज एक्वायर नहीं कर सकता है। एंड देन अल्टीमेटली यूपी मदरसा एक्ट से रिलेटेड इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए पिटिशन डाली गई थी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी काफी सारी पिटिशंस डाली थी कि यहाँ पर वायलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन हो रहा है, बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि नहीं, ये पूरा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। एट द सेम टाइम उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, तो वी विल सी कौन सा वो सेक्शन है। So without any further ado, let's start with the first topic of the day, that is अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्या माइनॉरिटी स्टेटस एक्चुअली ग्रांट कर दिया गया है? तो द आंसर इज नो। यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड मामला जरूर कोर्ट में गया था। कोर्ट ने यहाँ पर ये सब पॉइंट्स डेफिनेटली बताए हैं कि किस तरीके से माइनॉरिटी स्टेटस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, कब उसे ग्रांट किया जाएगा, कब ग्रांट नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट्स डेफिनेटली उन्होंने यहाँ बताए हैं। बट एक डिफरेंट बेंच बैठेगा जो इन पॉइंट्स के बेसिस पे एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस डिसाइड करेंगे। हाउएवर जब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरली ये चीज दिखेगी कि ये सारे पॉइंट्स माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एएमयू के फेवर में है। तो हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये भी समझ सकते हैं कि प्रोनाउंस नहीं हुआ है बट डेफिनेटली यहाँ पर ग्रांट हो गया है। तो पहले तो ये समझते हैं कि माइनॉरिटी क्या है, हु इज अ माइनॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स गिवन है, कुछ फंडामेंटल राइट्स गिवन है। ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30 स्पेशली। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो सकती है, मतलब माइनॉरिटी या तो रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है या लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टेट वाइज इन्हें डिटरमाइन किया जाता है। मतलब अगर कोई एक इंसान सपोज मराठी बोल रहा है, ठीक है, तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले काफी होंगे, राइट। तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में नहीं आएंगे। बट अगर वही बात करें मराठी स्पीकिंग पीपल की इन तमिलनाडु और इन तेलंगाना और इन आंध्र प्रदेश, उन स्टेट्स में ये डेफिनेटली माइनॉरिटी कंसिडर किए जा सकते हैं। सिमिलरली अगर रिलीजन की बात की जाए तो कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर, मतलब अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो यस, हिंदूज आर मेजॉरिटी। बट अगर नागालैंड देखें तो नागालैंड में जो मेजॉरिटी है दैट इज क्रिश्चियंस, एंड हिंदू वहां पे सिर्फ 8% ऑफ द पॉपुलेशन है समवॉट। ठीक है, तो दैट इज अ माइनॉरिटी देयर। तो इस वजह से इसे स्टेट वाइज डिटरमाइन किया जाता है
कि क्या वो रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्ट माइनॉरिटी है या नहीं। अब आर्टिकल 29 बेसिकली एक राइट प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज को कि किसी भी सिटीजन्स का एक सेक्शन जो किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया या उसके किसी भी एक पार्ट में रह रहा है, जिनका एक अलग से लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या अपना एक कल्चर है, तो उनके पास हक होना चाहिए उस चीज को कंजर्व करने का। और कंजर्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहां से एक तरीके से हक आया कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देन आर्टिकल 30 यहां पर ये बोल रहा है यही बात कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे रिलीजन या फिर लैंग्वेज पे बेस्ड, उनका हक है कि वो एस्टैब्लिश कर सके और एडमिनिस्टर कर सके। एस्टैब्लिश इज कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो बना सकते हैं, एडमिनिस्टर इज कि उसका डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस वो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है। एक और राइट होता है माइनॉरिटीज का। आप सबको पता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसमें रिजर्वेशन डेफिनेटली प्रोवाइड करना चाहिए टू शेड्यूल कास्ट, टू शेड्यूल ट्राइब्स, टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। बताना जरूर कि कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। तो एक आर्टिकल है यहाँ पर 15 क्लॉज 5 जो एग्जेम्प्ट करता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को कि उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका रोल हम अपने आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो माइनॉरिटी से रिलेटेड हमने 3 आर्टिकल्स यहां समझे, आर्टिकल 29, 30 एंड 15 क्लॉज 5। ठीक है। अब यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए, जो रीजनिंग दिए, वो हिस्ट्री के बेसिस पर ही दिए। तो यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में इट वाज फाउंड बाय सर सैयद अहमद खान, और उस वक्त इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका पर्पस ये था कि जो भी वेस्टर्न एजुकेशन थी इन 1870s के आसपास, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन का काफी ज्यादा कल्चर आ रहा था बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर मुस्लिम्स को वेस्टर्न एजुकेशन प्रॉपरली प्रोवाइड हो, उस चीज के लिए इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, जिसका 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था। अब 1920 में इसे एक स्टैट्यूट मतलब एक एक्ट से रिकॉग्नाइज किया गया, जिसे बोला गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1920, और उसी वक्त इसका नाम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। ठीक है। अब यहाँ पर 1920 में एक स्टैट्यूट के थ्रू डिफरेंट पावर्स डिस्क्राइब की गई कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन होंगे, क्या सिर्फ मुस्लिम्स होंगे, क्या नॉन मुस्लिम्स होंगे, जो डिसाइडिंग रोल होगा वो मुस्लिम्स का होगा या नॉन मुस्लिम्स का होगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1920 है उसके तहत प्रोवाइड किए गए। बट इवेंचुअली 1950s में, 1960s में हुआ क्या, समवट 1950s टू 60s के बीच में जो भी क्लास ऑफ पर्सन्स थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उस क्लास ऑफ पर्सन्स में जो मुस्लिम का डिसाइडिंग रोल था उसको कम करके यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड किया गया एंड उनका रोल भी यहाँ पर इंक्रीज किया गया इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। जिसके खिलाफ एक पिटिशन गई by the name of S. Aziz Basha versus Union of India। बेसिकली यहां पर ये क्लेम किया गया कि जो अगर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी हमारे पास ही होना चाहिए, मुस्लिम्स के पास ही होना चाहिए, नॉन मुस्लिम्स के पास ये बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यही पिटिशन गई इन सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक स्टैट्यूट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 से इस्टेब्लिश हुई है, एक स्टैट्यूट के तहत इस्टेब्लिश हुई है, इस वजह से ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ओनली फॉर द सोल रीजन कि यहां पर इसका इस्टेब्लिशमेंट एक एक्ट के थ्रू हुआ है, तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं स्टेट का भी एक रोल रहेगा।
अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर स्टेट उसे फंड्स प्रोवाइड कर रही है तो एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये बोला गया 1967 में बाय सुप्रीम कोर्ट कि इट इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। अब जैसे शाहबानो वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बैकलैश हुआ था, लोगों ने बहुत ज्यादा अपोज किया था, ऐसे ही बात यहाँ पर हुई। 1967 के डिसीजन के बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद 1981 में एक अमेंडमेंट आया और ये बोला गया कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो रीइंस्टेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अमेंडमेंट करके ये डाल दिया गया कि नहीं, ये तो मुस्लिम्स ने एस्टैब्लिश किया है, यहाँ पर स्टैच्यूट बाद में आया था, मेजरली मुस्लिम्स ने एस्टैब्लिश किया है और मुस्लिम्स के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, अब 1981 से मामला चल ही रहा था कि 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 50% रिजर्वेशन रख दिया मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि 15 क्लास 5 के तहत उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन तो थी नहीं कि वो SC ST और ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करें। तो उन्होंने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। तो यहां पर फिर से थोड़ी बहुत अफरा तफरी मच गई। ठीक है, और मामला पहुंचा कहां? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजीज बाशा वाला केस को देखते हुए, कंसिडर करते हुए, उस डिसीजन को अपहोल्ड करते हुए उन्होंने बोला कि हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, और उन्होंने यहां पर 1967 का रूलिंग, एज आई टोल्ड यू, अपहोल्ड किया, और 1981 का अमेंडमेंट, रिजर्वेशन 2005 का, इन दोनों को इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया। एंड फिर इसी के अगेंस्ट पिटिशन फाइनली पहुंची कहां? सुप्रीम कोर्ट, एंड हेंस द करंट केस। ठीक है, तो आई होप आपको ये टाइमलाइन समझ आ गई होगी कैसे 1967 से मामला आज तक पहुंचा। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद पहले गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर पिटिशन लगाई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस रीइंस्टेट करना चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी इंडिविजुअली एक पिटिशन लगाई कि हमारा माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ पर हमें मिलना चाहिए, बिकॉज बहुत सी ऐसी अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट स्टीफेंस कॉलेज अगर आप देखें तो उसको भी माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है। तो यहाँ खालसा कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर इसी सारी कंट्रोवर्सी को लेते हुए, वही सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी पिटिशन लगाई। बट समवट अराउंड 2015-16 बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी पिटिशन को विड्रॉ कर लिया था और ये मान लिया था कि ठीक है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। बट अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में थी, एंड इस को रेफर किया गया एक 7 जज बेंच को। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दो बेसिक पॉइंट्स बोले कि किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज का हक है इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का। मतलब क्यों वो इस्टेब्लिश हुआ है और किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ है, एंड कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या बोला कि किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये टू फोल्ड टेस्ट उन्होंने बताया। अब पर्पस क्या था इस्टेब्लिश करने का? जैसे अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसे 1875 में इस्टेब्लिश किया गया। क्यों? ताकि वेस्टर्न एजुकेशन मिल पाए मुस्लिम लोगों को, राइट, मुस्लिम्स को। तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि उसका ओरिजिन क्या था। ठीक है, अब यह जरूरी नहीं है कि उसका ओनली पर्पस यही था, पर प्रीडोमिनेटली, मेजरली उसी चीज के लिए वो इस्टेब्लिश की गई थी। ऐसा कभी नहीं बोला गया कि नॉन मुस्लिम्स वहां पे नहीं आ पाएंगे, बट मेजरली उनका रोल क्या था, प्रीडोमिनेटली उनका रोल क्या था, पर्पस क्या था कि मुस्लिम्स को वेस्टर्न एजुकेशन मिलना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पर पर्पस क्या हो गया, व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड देन हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड। आइडिया किसका था, लैंड कहां से आया, किसने परमिशन ली, किसने कंस्ट्रक्शन हैंडल किया, मतलब अल्टीमेटली किसने एफर्ट्स डाले उस चीज के डेवलपमेंट में, दैट आल्सो मैटर्स,
राइट। जैसे अगर हम नॉर्मली देखें कि हाँ यार, उस इंसान ने इतने एफर्ट्स लिए ये सारा काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उसका पर्पस था उसके हिसाब से ही तो हम उस चीज का आगे इंटरप्रिटेशन करेंगे। वही चीज को यहाँ पर, वही जनरल प्रिंसिपल को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट में इस्टेब्लिश किया। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज किस तरीके से वहां पर जो रोल्स हैं ऑफ डिसाइडिंग डिसीजंस वो किसके होंगे, ठीक है, डे टू डे अफेयर्स कौन देखेगा। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जस्ट बिकॉज एक नॉन माइनॉरिटी का अपॉइंटमेंट हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप माइनॉरिटी स्टेटस से उनको निकाल दो। कि किसी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन पे नॉन माइनॉरिटी मतलब नॉन मुस्लिम है इन दिस केस, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि माइनॉरिटी स्टेटस उनका यहाँ पर हट जाएगा। ये उनकी मर्जी है, क्योंकि दे हैव अ चॉइस कि किस तरीके से एस्टैब्लिश करना है, एडमिनिस्टर करना है माइनॉरिटी को या नॉन माइनॉरिटी को, ठीक है। हाउएवर जो पर्पस है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पर्पस अगेन क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी को प्रमोट करना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही वेज में जो एक कॉमन पॉइंट था दैट वाज इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के लिए इस्टेब्लिश हुआ, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, राइट। अब और क्या पॉइंट्स बोले यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस के एसेंशियल्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसे एस्टैब्लिश किया गया था सिर्फ लैंग्वेज और कल्चर के सोल पर्पस के लिए, जो हमारा आर्टिकल 29 बोलता है। अगर कोई और पर्पस भी है तो वो भी वहां पे कंसिडर किया जा सकता है। हाउएवर डोमिनेंटली क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। दे कैन बी एडमिटेड इन इंस्टीट्यूट, ऐसा कभी नहीं है कि अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में किसी और रिलीजन या किसी और लैंग्वेज के लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है तो वो माइनॉरिटी स्टेटस खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन अगर आउट ऑफ स्टेट फंड्स मेंटेन कर रहे हैं, पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वो फिर भी कंसिडर होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल राइट है जो ये कहता है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को स्टेट फंड्स प्रोवाइड करवा रही है, तो ऐसे केस में वहां उस इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर स्टेट फंड्स प्रोवाइड करवा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबका हक है। तो जो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 वाला चंक है, उसी में से एक आर्टिकल आपको ये भी बताता है कि अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट स्टेट फंड्स प्रोवाइड कर रही है उसके लिए 100%, तो ऐसे केस में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट उन बच्चों का परमिशन हो या उनके गार्डियंस या पेरेंट्स का परमिशन हो। बट अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया जा रहा है और वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे उस पर आप रोक लगा सकते हैं, बट आप उसके माइनॉरिटी स्टेटस पे रोक नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं। अभी तक एज आई टोल्ड यू पहले भी कि एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बिल्कुल ग्रांट नहीं किया है, उसके लिए एक अलग से बेंच बनाया जाएगा, पर जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर फेवर में है ऑफ एएमयू। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द डिसीजन एंड दैट डे जहां पर उसे अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ यूपी मद्रासा एक्ट ऑफ 2004। तो मद्रासा, आई होप आप फेमिलियर हैं इस कॉन्सेप्ट से, बट जनरली इट्स अ अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम इंडिया की बात करें 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो समवट अराउंड 20,000 से भी ज़्यादा मद्रासाज हैं इन इंडिया, एंड 23,000 अराउंड, एंड आउट ऑफ दैट 18 to 19,000 ही रजिस्टर्ड है एंड बाकी सब अनरजिस्टर्ड है। एंड जो मेजोरिटी ऑफ मद्रासाज हैं दैट इज ऑलमोस्ट 11 to 12,000 मद्रासाज यूपी में है। तो यहाँ पर यूपी में एक मद्रासा एक्ट लाया गया जिसके तहत इन्होंने एक मद्रासा बोर्ड भी स्टैब्लिश किया, जैसे सीबीएसई होता है, आईसीएसई होता है, ठीक है, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ऐसे स्टेट के भी बोर्ड होते हैं एजुकेशन के। ऐसे ही एक बोर्ड स्टैब्लिश किया गया, यूपी बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन एक्ट,
ठीक है, जिसके तहत बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी रिलेटेड टू देयर पर्टिकुलर रिलीजन, रिलेटेड टू इस्लाम। एट द सेम टाइम जो भी एनसीईआरटी का करिकुलम था वो भी प्रोवाइड किया जाता था, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री दी जाती थी, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दी जाती थी। तो यहाँ पर पूरे एस्पेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने कवर किए गए थे। तो ये रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं एंड मेन स्ट्रीम सेक्युलर एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो दे प्रिपेयर कोर्स मटेरियल, एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाते हैं फॉर ऑल कोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स बना सकती है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में ये आता है मैटर। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर है to create rules to regulate madrasa education. अब the important point was कि एनसीईआरटी का करिकुलम भी यहाँ फॉलो होता है एंड रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर अगर एजुकेशन रिलेटेड ही एस्पेक्ट्स है तो क्यों यहाँ पर मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्यों ये बोला गया कि ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि यहाँ पर द क्लेम वाज, द कंटेंशन वाज कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला जब ये मामला पहुंचा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफ यू सी मदरसा को भी स्टेट के फंड्स मिलते हैं। ठीक है, एंड अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर स्टेट पैसा प्रोवाइड कर रही है तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो यही मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये बोला कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो वॉयलेट हो रहा है, जो एक सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो वॉयलेट हो रहा है, जिस वजह से उसे यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। उन्होंने पूरा का पूरा एक्ट यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, अब क्या बोला गया? एक्ट बेसिकली कंपलसरी बनाता है स्टूडेंट्स के लिए इस्लाम पढ़ना, और मॉडर्न सब्जेक्ट्स काफी सारे यहाँ पर ऑप्शनल बना दिए गए, जो कहीं ना कहीं जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A है उसके अगेंस्ट जाता है, उस स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। और ये डिस्क्रिमिनेट करता है बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। तो ये आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इन तीनों ग्राउंड्स पे गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट, यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बेसिकली यूनिवर्सिटीज को सर्टिफाई करता है कि कौन यहाँ पे डिग्री प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी के पास पावर नहीं है कि उसकी एजुकेशन को डिग्री, प्रॉपर डिग्री माना जाए। ठीक है, सर्टिफाइड कोर्स माना जाए। तो वहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के पास ही पावर है कि उनकी डिग्री हाँ एक्चुअली मान्य होगी। अब यहाँ पे ये बोला गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मदरसास को बिल्कुल यहाँ पे सर्टिफाई नहीं किया है कि उनकी डिग्री मान्य होगी। तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो वो डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट के अगेंस्ट है। तो ये सारे पॉइंट्स बोलते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, जिसके लिए मैटर कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट। अब हाल फिलहाल में ही जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उन्होंने भी ये बोला कि जितने भी मदरसास हैं उनका एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो एनसीईआरटी करिकुलम है, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है। जो मॉडर्न एजुकेशन एक्चुअली बच्चों को मिलनी चाहिए वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो राइट टू एजुकेशन के वायलेशन के चलते उन्होंने बहुत सारे नोटिस लगा दिए थे, निकाले थे, सॉरी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उन पे स्टे लगा दिया था इन अक्टूबर कि उनका फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, और ये बोला दैट एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्ट यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है ना, वो हम किसी एक्ट पे नहीं लगा सकते, किसी लेजिस्लेशन पे नहीं लगा सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किस पे लग सकता है?
अमेंडमेंट्स पे लग सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे लग सकता है, एंड नॉट ऑन लेजिस्लेशंस। और यूपी मद्रासा एक्ट ऑफ 2004 क्या है? लेजिस्लेशन है, जिस वजह से यहाँ पर हम ये टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये वाला पॉइंट उन्होंने खारिज कर दिया। देन ये बोला गया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का राइट है, स्टेट्स का राइट है कि कंकरेंट लिस्ट के अंडर वो लॉज बना सके एजुकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर ये बोलते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया। आर्टिकल 21 ए की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले भी बहुत से डिसीजंस में ये बोला है कि आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन, अब राइट टू एजुकेशन क्या है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉयलेट नहीं हो रहा है फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ये अप्लाई ही नहीं होता है। ये भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का एक एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 ए का जो वॉयलेशन था उस चीज को भी खारिज कर दिया कि ये भी एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। देन अल्टीमेटली जो यूजीसी का सेक्शन 3 वर्सेस सेक्शन 9 ऑफ यूपी मद्रासा एक्ट, इस चीज का जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, इस मामले में यूजीसी का सेक्शन 3 विंस, और उन्होंने ये बोला जो कामिल और फाजिल कोर्सेज हैं, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, कामिल इज अंडर ग्रेजुएट, फाजिल इज पोस्ट ग्रेजुएट, जो ये डिग्रीज हैं ये कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पॉइंट को, रूल को। बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन किस लिए बनाया गया था? इसीलिए बनाया गया था कि यूनिवर्सिटीज को ओवरसी कर सके कि फर्जी डिग्री कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी हो इस चीज में। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हुए उन्होंने ये बोला कि हाँ, सेक्शन 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर सिर्फ एक सेक्शन के बेसिस पे हम पूरा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बट सेक्शन 9 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑलराइट, I hope this is clear. So let's move to the much awaited decision of Supreme Court, bulldozer justice के context में क्या यहाँ पे was it justice, was it revenge? ये बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो भी अगर कोई भी पर्सन अक्यूज्ड है, अगर किसी भी पर्सन को सजा मिली है, किसी पे इल्जाम लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स थी उस पर्सन को एक लेसन लर्न करवाने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए सोसाइटी में, फैमिली को डराने धमकाने के लिए उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर, उनकी दुकान, कुछ भी ऐसे डिमोलिश कर देते थे, तोड़ देते थे बिना किसी प्रॉपर नोटिस के, और अगर नोटिस भी दिया है तो प्रॉपर टाइम नहीं देते थे। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत सी स्टेट्स में फैलती जा रही थी, प्रोमिनेंटली इन यूपी। बट अगर हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र, वहां टाइम टू टाइम ये सेम प्रैक्टिस देखने को मिली। ठीक है, अगर हम दिल्ली का जो जहांगीरपुरी वाला डिमोलिशन है वो देखें तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल डिमोलिशन हुआ था। राइट, अब अगर हम रिसेंटली भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया था कि अगर अथॉरिटीज कोई भी डिमोलिशन करना चाह रहे हैं तो उस पे स्टे लगा दिया कि जब तक गाइडलाइंस नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल डिमोलिशंस वर कैरिड आउट, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली सितंबर अक्टूबर में ये बोला था कि आप हमारी परमिशन के बिना कोई भी डिमोलिशन कर ही नहीं सकते हो, नो मैटर व्हाट द रीजन इज, डिमोलिशन नहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बिना जब तक गाइडलाइंस नहीं आ जाती। एंड अल्टीमेटली यहाँ फाइनली द गाइडलाइंस आर हियर। अगर हम आज वाले केस की बात करें तो पहले तो ये समझते हैं कि बुलडोजर जस्टिस है क्या। बुलडोजर जस्टिस इज जहां पे प्रैक्टिस ऑफ डिमोलिशिंग प्रॉपर्टीज ऑफन बिलोंगिंग टू दोज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स, या उन्हें सजा मिली है बिना कोई प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो किए, बिना कोई प्रॉपर रीजन दिए, बिना कोई प्रॉपर नोटिस दिए उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ दिया जाता है, एक समवट एग्जाम्पल सेट करने के लिए, लेसन देने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। जो करंट पिटिशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में, दैट वाज रिलेटेड टू
एक राजस्थान के पर्सन थे, अब उनके घर को तोड़ दिया गया था ऑन द बेसिस कि उनके घर पे जो किराएदार रहते थे उन्हें अक्यूज किया गया था एक ऑफेंस के लिए। तो सिर्फ इस बेसिस पे किसी की प्रॉपर्टी तोड़ देना, क्या उनका राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन नहीं है? बिल्कुल है। तो इसी के चलते यहाँ पर पिटिशन गया, और अब क्योंकि ये सिनारियोज इतने ज्यादा बढ़ रहे थे, पिटिशन इतनी बढ़ रही थी, सरकार रुक ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 इज इनहेरेंट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट को ये दिखता है कि कहीं नाइंसाफी हो रही है और उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है इस चीज को डिलीवर करने का, मतलब एक्ट प्रॉपरली रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऐसे सारे केसेस में डेफिनेटली यहां पर आर्टिकल 142 का यूज हो सकता है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्योंकि कॉम्पेंसेशन प्रॉपर नहीं था, आर्टिकल 142 का यूज करते हुए उन्होंने कॉम्पेंसेशन बढ़ा दिया। जो अभी रिसेंटली जनवरी में जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस हुए थे, वहां पे डिस्क्रिपेंसी की वजह से उन्होंने रिजल्ट बदल दिया था। तो आर्टिकल 142 को ही सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया और उन्होंने बोला ये रिजल्ट वैलिड नहीं है, और उस रिजल्ट को पलट दिया था। तो आर्टिकल 142 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तब यूज करता है जब कोई भी लॉ प्रॉपरली कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जस्टिस एक्चुअली वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास ऐसे प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है। तो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए पैन इंडिया गाइडलाइंस, मतलब ऑल ओवर द इंडिया यहां पर ये गाइडलाइंस अप्लाई होंगी, और टू इंश्योर कि एक प्रॉपर प्रोसेस यहां फॉलो हो रहा है, उन्होंने ये बोला कि प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करना, चाहे वो अक्यूज्ड है चाहे उसको सजा मिल गई है, बिना प्रॉपर प्रोसेस के अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है पहले तो ये समझते हैं। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिकली क्या है? दैट इज कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अपने अपने रोल्स हैं। कमेंट में ये जरूर बताना कि कौन सा आर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। बेसिकली दैट आर्टिकल सेज कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी शुड बी सेपरेट। तो यहाँ पे अगर किसी भी इंसान को सजा देने के पर्पज से उसका घर तोड़ा जा रहा है, उसकी दुकान तोड़ी जा रही है, तो ऐसे टाइम पे एग्जीक्यूटिव अगर सजा दे रही है तो जुडिशरी क्यों है? जुडिशरी का काम है ना कि किसी भी ट्रायल को प्रॉपरली फॉलो करना एंड उस इंसान को कन्विक्ट या एक्विट करना, सजा सुनाना या बेकसूर डिक्लेयर करना। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स के एस्पेक्ट को अपहोल्ड करते हुए इन्होंने बोला कि ये चीज गलत है। देन आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि आर्बिट्ररी एक इम्पोजिशन है। आर्बिट्ररी क्या होता है? दैट इज बिना किसी तुक के, बिना किसी प्रॉपर रीजन के अगर आप किसी की भी प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं तो ये रूल ऑफ लॉ और आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 जो राइट टू शेल्टर, किसी भी पर्सन को एक डिग्निफाइड जिंदगी की बात करता है, ये यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है। ठीक है, अगर आप किसी का घर तोड़ रहे हैं तो उसका जो शेल्टर है, जो उसका मकान है, लाइवलीहुड है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर ये क्या है? वॉयलेट हो रहा है। आर्टिकल 21 भी, आर्टिकल 300 ए भी। आर्टिकल 300 ए क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर प्रॉपर्टी आएगा, किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए एक्सेप्ट बाय प्रॉपर लॉ, और यहाँ पे लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी आप सबको पता होगा कि पहले एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 31 के तहत, बट अब इसे हटा दिया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया था कि अगर लॉ के तहत हम किसी की प्रॉपर्टी लेना चाहे कर सकते हैं, पर बुलडोजर जस्टिस में लॉ फॉलो नहीं हो रहा। एंड देन अल्टीमेटली आर्टिकल 51, क्योंकि बहुत से ऐसे कन्वेंशंस हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब गाइडलाइंस भी इशू की ना, तो वहां भी इन्होंने इंटरनेशनल कन्वेंशंस को फॉलो किया, वहां भी इन्होंने इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू मांगा कि आपके अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ इंक्लूड करने चाहिए। तो अगर हम जिनेवा कन्वेंशन देखें, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देखें, इन सब में भी
जो बुलडोजर जस्टिस के एस्पेक्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एस्पेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं एक लेसन लर्न करवाने के लिए इसे गलत माना गया है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट माना गया है। तो आर्टिकल 51 क्या कहता है कि स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पेक्ट करे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को। इस चीज को भी अपहोल्ड करते हुए इन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे ये चीज गलत है। और अल्टीमेटली यहाँ पर गाइडलाइंस क्या क्या दी। सबसे पहले तो एक नोटिस देना जरूरी होगा। अब वो नोटिस के क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं कि 15 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा, प्रॉपर रीजंस के साथ कि क्यों यहाँ पर डिमोलिश करना है। ठीक है, ये लोकल कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम के पास भी एक ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा, एंड उसमें एक एक्नॉलेजमेंट होगा। ठीक है, अपने आप ही ऑटो एक्नॉलेजमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक अथॉरिटी ने डिसाइड कर दिया, नोटिस दे दिया, तो प्रॉपर यहाँ पे टाइम बताया गया, प्रॉपर रीजंस के साथ होना चाहिए, एंड और अथॉरिटीज को भी इंक्लूड किया ताकि यहाँ पर जो नॉर्मल अथॉरिटीज हैं उनकी पावर्स पे चेक रखा जाए। उसके बाद प्रॉपर हियरिंग होगी, जो पार्टीज हैं उन्हें राइट ऑफ फेयरिंग हियरिंग दिया जाएगा, एक प्रॉपर मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, ये प्रूव करने का कि जो भी रीजंस प्रोवाइडेड हैं वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि बुलडोजर जस्टिस में बहुत बस एंड में एक नोटिस आता था और बिना कुछ सुनवाई हुए प्रॉपर्टी तोड़ दी जाती थी। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर किया गया। देन अथॉरिटीज को यहाँ पर रिकॉर्ड करनी होंगी प्रोसीडिंग्स भी। एट द सेम टाइम अगर एक डिमोलिशन ऑर्डर हुआ है, ठीक है, कि हाँ अथॉरिटीज ये सेटिस्फाइड है कि डिमोलिशन होना चाहिए, तो ऐसे केस में ये भी जस्टिफाई करना होगा कि क्यों सिर्फ डिमोलिश करना ही एक रास्ता था, क्या कोई और रास्ता नहीं था। तो इस चीज को भी डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर करना होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम जो डिमोलिशन के वक्त जो भी मामला चल रहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो प्रोसीडिंग्स की भी रिकॉर्डिंग होगी, डिमोलिशन की भी रिकॉर्डिंग होगी, और अगर डिमोलिशन हो रहा है तो ये रीजन भी बताना है कि भाई यही करना क्यों जरूरी था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने जो फेवर किया दैट वाज टूवर्ड्स सिटीजन्स, क्योंकि यहाँ पे जो राइट किसी का भी घर टूटना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस चीज के लिए उन्होंने विक्टिम्स को डेफिनेटली इस पॉइंट्स के थ्रू फेवर किया। देन अल्टीमेटली ऑर्डर इंप्लीमेंट होने के बाद, मतलब अगर ये ऑर्डर आ भी गया कि डिमोलिशन होना चाहिए, उसके बाद भी 15 दिन रुकना है। तो 15 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा ऑर्डर देने के बाद भी कि क्या पार्टीज चाहें तो वो शिफ्ट होना चाहती है कहीं और पे, ठीक है, या फिर उसे चैलेंज करना चाहती है। एंड एक वीडियो रिकॉर्ड होगी, एज आई जस्ट टोल्ड यू, इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी, और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना होगा डिमोलिशन ऑर्डर को, ताकि अगर कभी भी इसे चैलेंज किया जाता है, अगर कभी भी ये स्क्रूटनाइज करना है कि यार ये सही था या गलत था, तो इस चीज के लिए डेफिनेटली चेक किया जा सकता है। हाउएवर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्सेप्शंस भी रखे ऑफ अगर रेलवेज के लिए कुछ भी एनक्रोचमेंट है। एनक्रोचमेंट क्या होता है, जहां पर कोई एक प्रॉपर्टी किसी की नहीं है बट वहां पर भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। तो रेलवेज के लिए अगर रिवर बेड्स के अराउंड, मतलब किसी भी नदी के आसपास कुछ भी ऐसा इंक्रोचमेंट है, तो उसे डेफिनेटली हटाने के लिए किया जा सकता है। अगर इलीगल है तो वो डेफिनेटली किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सेप्शंस भी रखे हैं, बट ओवरऑल यहाँ पर इन चीजों का यहाँ पर स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन किया है। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि टाइम टू टाइम मॉनिटर करने की बात की है। पहले तो और अथॉरिटीज को इन्वॉल्व किया, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स किया, ठीक है, इस जस्टिफिकेशन में तो टाइम टू टाइम उन्होंने मॉनिटर भी किया है कि अथॉरिटीज फिर से अपनी पावर्स को मिसयूज ना करें। So this was about the bulldozer guidelines, and let's move to the last and most important decision, that is क्या यहाँ पे गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि वो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टीज है, उन्हें एक्वायर कर सकती हैं या उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो जो एक बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी, मामला सेटल नहीं हो पा रहा था, जो एक हमेशा से टसल चलता है डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे दिया।
सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यहां पर क्वेश्चन में थे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में गिवन है। एंड आई होप आप सबको ये पता है कि डीपीएसपी क्या होते हैं, कि स्टेट्स को एक डायरेक्शन दी जाती है कि आपको ये काम करने चाहिए। जैसे आर्टिकल 40 बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 44 बोलता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ऐसे ही आर्टिकल 39 क्लॉज बी ये बोलता है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेस जो है, कम्युनिटी के जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाने चाहिए ताकि कॉमन गुड एक्चुअली सर्व किया जा सके, ताकि पब्लिक गुड एक्चुअली अचीव किया जा सके, लोगों की भलाई यहां पर की जा सके। तो आर्टिकल 39 क्लॉज बी ने सिंपल ये बात बोली कि अगर किसी ने भी कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज को की ओनरशिप है, कंट्रोल करता है, तो उसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एंड 39C ये बोलता है कि जो वेल्थ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में, टू द कॉमन डेट्रीमेंट, कि लोगों का यहाँ पे वेलफेयर नहीं हो रहा है, सारे रिसोर्सेज किसी सिर्फ एक इंसान के पास नहीं होने चाहिए, कहीं भी अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। अब 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज की सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और आप सबको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल। मतलब अगर ये अचीव नहीं हो रहे हैं तो कहां जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, राइट। किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो जा सकते हैं। अब अगर हम इन राइट्स को देखें, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखें, तो क्या कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? बिल्कुल। यहां पर किसी भी पर्सन का हक है, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी रख सकता है। तो यहां पर आर्टिकल 19(1)(f एज आई टोल्ड यू, जो राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था, आर्टिकल 31 ये राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था 44th अमेंडमेंट से पहले, जो ये कहता था कि किसी भी पर्सन का हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है। पर 44th अमेंडमेंट के बाद ये चीज हटा दी गई और इसे आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। इन दोनों पॉइंट्स को आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। बट 44th अमेंडमेंट तो बहुत बाद में हुआ था, 1978 के आसपास हुआ था। तो यहां पर 44th अमेंडमेंट से पहले ही एक और अमेंडमेंट आ गया था 1971 में, 25th अमेंडमेंट। इस 25th अमेंडमेंट से सरकार ने आर्टिकल 31C ऐड किया और उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 31C के अकॉर्डिंग 39B और 39C में अगर सरकार कुछ भी करती है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये कहते हुए कि ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे। क्योंकि उस वक्त पे 1971 में तो ये अस्तित्व में थे, ठीक है, ये थे। 44th अमेंडमेंट के बाद हटाए गए। तो 1971 में सरकार ने ये बोला कि 39B मतलब अगर मटेरियल रिसोर्सेज हम रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये राइट टू प्रॉपर्टी का वॉयलेशन अगर है भी तो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। पर 1973 में जब हमारा लैंडमार्क केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, दैट इज ये हुआ 1971 में। 1973 में आया केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोर्ट के पास पावर्स है कि वो डिसीजंस ऑफ एग्जीक्यूटिव को रिकंसिडर कर सकती है, उस पर चेक रख सकती है। तो यहां पर जब ये बोला गया कि चैलेंज ही नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, हम उसे वॉयलेशन नहीं मानेंगे, बट एटलीस्ट कभी कोई ऐसा केस आता है तो जुडिशियल रिव्यू डेफिनेटली हो सकता है। और इसी बेसिस पे बोलते हुए उन्होंने आर्टिकल 31C को हटा दिया, क्योंकि वहां पे वो क्या बोल रहा था, चैलेंज नहीं हो सकता है। तो यहां पे आर्टिकल 31C हट गया, ठीक है।
अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आई 1976 में, वहां पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम भी कम नहीं है, आपने हमसे, हमने बोला था सिर्फ 39 बी और सी को रखो, आपने हमसे वो भी छीन लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम ना आर्टिकल 31 सी में ऑल डीपीएसपीज रख देते हैं। मतलब कोई भी डीपीएसपी के लिए अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो यहाँ पे कोर्ट उस चीज में नहीं घुस सकता है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकता है। तो जो बात सिर्फ 2 आर्टिकल्स तक इंक्लूडेड थी, बात सीमित थी, वो यहाँ पर सारे के सारे डीपीएसपी पे आ गई और अल्टीमेटली यहाँ पे डीपीएसपी को एक फंडामेंटल राइट से ज्यादा पावर दे दी गई। देन अल्टीमेटली मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सारे डीपीएसपीस को हटा दीजिए। और यहां पर अगर आप सारे डीपीएसपीस की बात करते हैं तो जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, मतलब हमको दोनों को साथ लेके चलना है। क्यों हम दोनों में टकराव कर रहे हैं? दोनों ही चीजें सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, दोनों को एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में रखते हैं, जिस वजह से इन्होंने बोला कि ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, जुडिशियल रिव्यू अलाउ होना चाहिए, और यहां पर उन्होंने इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये आई कि मामला एक्चुअली है क्या, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद कंसिडर क्या करना है। यहाँ पे केशवानंद भारती के बाद उन्होंने बोला 39 बी और 39 सी रहेगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं रहेगा, उतनी बात मानी जाएगी, या फिर पूरा का पूरा आर्टिकल 31 सी खत्म कर दिया है। तो एक्चुअली मामला क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद। अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट आया। अच्छा, उससे पहले कुछ हम अपने डिसीजंस भी देख लेते हैं। अब 1977 का एक डिसीजन था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी। अब इसमें भी कोर्ट ने क्या बोला था, 7 जज बेंच ने यहाँ पर ये बोला था कि प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज को मटेरियल रिसोर्सेज नहीं माना जाना चाहिए। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला वही बात 1977 में बोली गई थी कि वो मटेरियल रिसोर्सेज नहीं माने जाने चाहिए, और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये बोला था कि जो मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी है वो आर्टिकल 39 बी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसमें सब आना चाहिए, नेशनल वेल्थ मतलब नेशन के जो रिसोर्सेज है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, वो सब यहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज है, सब कुछ जो है वो एक तरीके से देश का ही है। तो यहाँ पर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये पॉइंट दिया था, ठीक है। अगर हम संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 82 के केस की या मैफ्टल इंडस्ट्रीज लिमिटेड केस की बात करें तो इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, आप प्राइवेट ओन्ड रिसोर्सेज को अलाउ कर सकते हैं कि आर्टिकल 39 बी के तहत उन्हें एक्वायर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजंस में भी एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यहाँ पर एक्चुअली स्टैंड ही समझ नहीं आ रहा था कि किस बात को मानना चाहिए और किस बात को नहीं मानना चाहिए। उसी दौरान एक अमेंडमेंट आई समवट अराउंड 1976, महाराष्ट्र हाउसिंग अर्बन हाउसिंग अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला कि हम किसी भी एरिया को यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। जिस चीज को चैलेंज किया गया कहाँ, ऑब्वियसली महाराष्ट्र की है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया कि अगर सरकार चाहे तो डेवलपमेंट और मटेरियल डेवलपमेंट के लिए मटेरियल रिसोर्सेज प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी मान सकती है, ठीक है। अब अल्टीमेटली मामला कहां पहुंचेगा, मामला पहुंचेगा बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और ऑलरेडी 7 जजेस का बेंच यहाँ पे बात कर चुका है। तो अब बेंच कौन सा होगा, बेंच में यहाँ पर 9 जजेस बेंच की बात होगी। तो प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस पहुंचा 9 जज बेंच में, कहा, सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात बोली कि सारी प्रॉपर्टी क्वालिफाई नहीं करती एज मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी 39 बी के तहत,
और अगर द बेंच वाज प्रिसाइडेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़। अब उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने जो जस्टिस कृष्णा अय्यर का डिसीजन था, जो उन्होंने ये बोला था कि सारे जो रिसोर्सेज है, चाहे नेशनल वेल्थ, चाहे पब्लिक, चाहे प्राइवेट, ये सब 39B में मटेरियल रिसोर्सेज है। उन्होंने बोला हम ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि हर प्रॉपर्टी को हम एक तरीके से नहीं आंक सकते हैं, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट लगा के किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है। ये पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा गलत है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंडेम किया गया है इस पॉइंट को। गवर्नमेंट यहाँ पे किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करके रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, सिर्फ ये मान के कि भाई वो मटेरियल रिसोर्स है। आपको प्रॉपर रीजनिंग देनी होगी। इट कैन ओनली बी डन बाय प्रॉपर लॉ, आर्टिकल 300A के तहत 39B में आप मिसयूज नहीं कर सकते हो। और जो केशवानंदा भारती के बाद वाली पोजीशन है, या 31C पूरा ही हटा दिया है, ये जो हमारा टसल था, तो कोर्ट ने ये भी बोला कि केशवानंदा भारती के बाद वाला जो पॉइंट है वो वैलिड रहेगा। मतलब कि 31C सिर्फ और सिर्फ 39B और 39C को प्रोटेक्ट करेगा, और उसमें भी जुडिशियल रिव्यू अलाउड होगा। तो ये भी कोर्ट ने यहां पर फाइनल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या इन्होंने और पॉइंट्स बोले। इन्होंने बोला कि रिसोर्सेज जो स्केर्स है, मतलब कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज ही है और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, सिर्फ उनको ही यहाँ पर मटेरियल रिसोर्स कंसिडर किया जा सकता है, सारी प्रॉपर्टीज एंड स्पेशली प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नहीं। दो टेस्ट है कि इट मस्ट बी मटेरियल और कम्युनिटी को सर्व करे। अब मटेरियल क्या है? एनीथिंग, लैंड, मिनरल्स, वाटर, जो सोशल, इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल डायनेमिक्स से इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि उस रिसोर्स की जरूरत है कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, तभी आप उस प्रॉपर्टी को मटेरियल रिसोर्स मान सकते हो, हर प्रॉपर्टी को नहीं। और किस तरीके से प्राइवेट रिसोर्स को कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्स कन्वर्ट किया जा सकता है? या तो नेशनलाइजेशन हो, जैसे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, गवर्नमेंट या तो एक्वायर करे एक लॉ के थ्रू करे, या फिर गवर्नमेंट यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को खरीद ले, या अल्टीमेटली जो ओनर है उस प्रॉपर्टी के, अगर वो ही डोनेट कर दे तो यहाँ पे उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिस वाज एन इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी जिसे एक्चुअली फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेटल किया इन नवंबर। तो ये थे आपके नवंबर के 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसी कंट्रोवर्सीज जो पिछले 30-40 साल से बुलडोजर जस्टिस जैसी कंट्रोवर्सीज जिसे फाइनली सेटल करना जरूरी था, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके हाल फिलहाल में आए हैं। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फ्रॉम जीके पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, यू एंजॉयड द सेशन। कोई भी आपको डाउट्स है, यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपको पीडीएफ भी इसका डेफिनेटली मिल जाएगा आइदर ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड आई विल सी यू वेरी सून एक और ऐसे सेशन के साथ। बाय बाय।